हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज करा रहा हूं और आज मैं इसका भाग 14 लेकर हाजिर हूं। फ्रेंड्स, मैं इसके भाग 1 से लेकर भाग 13 तक के पहले ही इसके वीडियो सभी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, ये जो मैं नोट से आपसे पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही IAS, PCS, ROA, एरोस की सिलेक्टेड लोगों के नोट्स हैं। अतः इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इसके अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आपको एक बार पढ़ने के बाद इसको कहीं पर रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाग 13 तक मैंने इसको बता दिया था कि मैंने अकबर और अकबर का क्या प्रशासन रहा उसके बारे में बताते। अब हम आगे बताते जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था और अकबर का पुत्र था। जन्म हुआ था इसका 30 अगस्त 1569 को। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। कहाँ पर हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। बचपन का इनका नाम था शेखू बाबा। क्या नाम था इनका? शेखू बाबा, जो कि अकबर के द्वारा दिया गया इनका नाम था। और एक नाम उनका और भी था, वो था सलीम। राज्याभिषेक क्या हुआ था इनका जहांगीर का? 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? इन्होंने उपाधि थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। पूरी ये उपाधि थी इनकी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है ना। अब इनके विवाह के बारे में बात करते हैं। यद्यपि जहांगीर ने अनेक विवाह किए परंतु उसके मुख्य विवाह निम्नवत हैं। उसने बहुत सारी शादियां की लेकिन कुछ विवाह जो कि प्रमुख हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जहांगीर का पहला विवाह हुआ था आमेर के राजा बहारमल की पुत्री एवं मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। किससे हुआ था? मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। मानबाई से उसे खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई से इसको किसका जन्म हुआ था? खुसरो को। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह के पुत्र जगत गोसाई से हुआ था। उदय सिंह की जो पुत्री थी जगत गोसाई, उनसे हुआ था। इससे इन्होंने खुर्रम यानी जिसे शाहजहां का जन्म हुआ था। अब देखिए खुसरो जो कि था जहांगीर का लड़का था। खुसरो जो था वो जहांगीर का क्या था? लड़का था। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 ईस्वी में। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। राजा मान सिंह का भांजा और मिर्जा अजीज कोका का दामाद था। खुसरो जो था वो राजा मान सिंह का भांजा था और मिर्जा अजीज कोका का दामाद था। जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद भैरावल का युद्ध 1606 ईस्वी में लड़ा गया। खुसरो ने अप्रैल 1606 ईस्वी को आगरा के किले से भागकर दिल्ली होता हुआ लाहौर पहुंचा और सिख गुरु अर्जन देव का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ और वो सिख गुरु अर्जन देव के संपर्क में आ गया। खुसरो, लाहौर के किलेदार ने गेट नहीं खोला। तब भैरावल के मैदान में खुसरो का मुकाबला अपने पिता जहांगीर से हुआ और खुसरो को कैद कर लिया गया। 1607 में जब जहांगीर काबुल से लाहौर वापस आ रहा था तभी मार्ग में उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन इस षड्यंत्र की सूचना शहजादा खुर्रम ने अपने पिता सम्राट जहांगीर को दे दी। फिर जहांगीर ने दंड स्वरूप खुसरो को अंधा करवा दिया। जहांगीर ने खुद अपने पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। खुसरो की सहायता करने में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी सजा दी गई। उनमें शामिल व्यक्ति कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ते हैं। खुसरो की सहायता के कारण ही, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया गया। खुसरो के कारण ही अब्दुल रहीम खान खाना को कठोर यातनाएं दी गईं। नूरजहां के पिता अहमदुद्दौला को कैद, अहमदुद्दौला के बेटा मोहम्मद शरीफ को मौत, थानेश्वर के शेख निजाम को निर्वासित कर मक्का भेजा गया। कालांतर में 1622 में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करवा दी गई और जहांगीर के आदेश अनुसार खुसरो के शव को इलाहाबाद के खुलदाबाद में उसकी माता साय बेगम के कब्र के पास दफनाया गया और उसके नाम पर उस बाग का नाम रखा गया खुसरो बाग। ठीक है ना। अब हम देखो जहांगीर की पत्नी जिसका नाम था मेहरुनिस्सा, जो कि नूरजहां के नाम से फेमस थी, उनके बारे में समझते हैं। मेहरुनिस्सा का जन्म मेहरुनिस्सा का जन्म 1577 ईस्वी को कांधार में हुआ था। मेहरू के पिता का नाम ग्यास बेग या अहमदुद्दौला और माता का नाम असमत बेगम था। मेहरुनिस्सा का विवाह हुआ था अली कुली इस्ताजुल, जो कि एक शेर अफगान से हुआ था। शेर अफगान जहांगीर का चाकर था, मतलब नौकर था। कुतुबुद्दीन खां एवं शेर अफगान की आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए। मेहरू क्या हो गई, विधवा हो गई। 1611 में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरू पर पड़ी और मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया तथा शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरुनिस्सा को नूरजहां, नूरमहल एवं बादशाह बेगम नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? नूरमहल, नूरजहां एवं बादशाह बेगम नाम दिया गया। नूरजहां की माँ जिसका नाम था असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहानी चौकड़ी क्या थी? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नूरजहानी चौकड़ी क्या थी। नूरजहानी चौकड़ी में कौन कौन शामिल था? नूरजहां, उनके पिता अहमदुद्दौला, उनका भाई आसफ खां एवं खुर्रम भी शामिल था। इन्होंने जहांगीर के शासन में मुख्य भूमिका निभाई थी, यानी कि ये लोग प्रशासन में दखल देते थे। अब देखिए खुर्रम, जो कि शाहजहां ने विद्रोह किया। कब किया? 1623 से लेकर 1626, यानी 3 वर्ष तक उसने विद्रोह किया। शाहजहां को संदेह हुआ कि नूरजहां उसे सत्ता से दूर कर देना चाहती है। शाहजहां ने 1623 और 26 में विद्रोह कर दिया। शाहजहां के विद्रोह को महाबत खां एवं परवेज ने दबाया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप फारस के शाह ने कंधार पर कब्जा भी कर लिया था। महाबत खां का विद्रोह मार्च 1626 ईस्वी। महाबत खां एवं परवेज की निकटता बढ़ रही थी। नूरजहां ने इसे तोड़ने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर शाही शिखर पर कब्जा कर लिया, परंतु नूरजहां ने कूटनीति से सेना को अपने कब्जे में ले लिया और महाबत खां दक्षिण भाग गया। जहांगीर ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसने मेवाड़ अभियान चलाया 1605 ईस्वी में। जहांगीर ने राजस्थान में मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज था जो उस समय स्वतंत्र था। अकबर भी मेवाड़ को भी अधीन नहीं कर पाए थे। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने कई सैनिक अभियान भेजे। मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व में चलाया गया। इस अभियान में मेवाड़ के शासक अमर सिंह एवं खुर्रम के बाद 1615 में एक संधि हुई और इस संधि के अनुसार अमर सिंह ने फिर मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली, जो कि महाराणा प्रताप जी ने कभी भी जीवन पर्यंत उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन अमर सिंह ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया। अगला देखते हैं।
अगला जहांगीर के द्वारा चलाया गया अभियान जो था वो था कांगड़ा में 1620 में। 1620 में शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमजीत बघेला ने किले की घेराबंदी की तथा अपने अधिकार में ले लिया। कांगड़ा के साथ चम्बा ने भी मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कांगड़ा ने भी कर ली और चंबा ने भी कर ली। अब दक्षिण भारत की बात करें तो अहमदनगर जो कि दक्कन में था 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपना शासन चलाया था। मुगलों की दक्षिण भारत की विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर के योग वजीर मलिक अंबर ने प्रस्तुत की। वह न सिर्फ एक योग्य वजीर था बल्कि प्रशासनिक सुधारों को लागू करने वाला था। टोडरमल की लगान व्यवस्था की तरह उसने अपने क्षेत्र में भी लगान व्यवस्था एवं नवीनतम कृषि सुधार किए थे, क्योंकि मुगल जो चाहते थे कि वो दक्षिण भारत पर विजय करें, लेकिन मेन जो बाधा आ रही थी वो बाधा का मेन कारण था अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर। मलिक अंबर से ये बाधा थी कि वो केवल एक योग्य वजीर ही नहीं था बल्कि प्रशासनिक सुधार को भी लागू करने वाला था। उसने टोडरमल की तरह कई तरीके की लगान व्यवस्था अपने क्षेत्र में लागू की और बहुत सारे नवीनतम कृषि सुधार भी किए। 1617 में मुगलों के आक्रमण से पूर्व मलिक अंबर ने मुगलों की विशाल सेना को कई बार हराया था, एक बार नहीं कई बार हराया था। 1617 में खुर्रम को जहांगीर ने शाह की उपाधि देकर एक बड़ी सेना के साथ अहमदनगर भेजा और खुद पीछे से सेना का साथ देने के लिए मांडू तक आ गया। खुर्रम का दक्षिण में आना एवं स्वयं जहांगीर का पांडु तक आ जाना प्रभावशाली सिद्ध हुआ और बीजानगर के राजा की मध्यस्थता में मलिक अंबर और मुगलों ने 1617 ईस्वी में एक संधि हुई। इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, इसी खुशी से, और मध्यस्थता कराने के कारण बीजापुर के राजा फरजिंद के पुत्र को भी उपाधि दी थी। 1620 में मलिक अंबर ने विद्रोह फिर कर दिया, लेकिन मुगलों के दबाव के कारण 1621 में मुगलों और मलिक अंबर के बीच पुनः संधि हो गई। अब हम अगर बात करें जहांगीर की धार्मिक नीति, जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो जहांगीर ना तो स्वभाव से और ना ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। वो परंपरावादी या रूढ़िवादी नहीं था कि जो सिस्टम चल रहा है उसी के तहत चलने दो। नो नो नो, ना तो वो स्वभाव से ना ही वो अपने लालन पालन की दृष्टि से था। जहांगीर ने जबरन धर्मांतरण का विरोधी था, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्त धर्मांतरण करने के वो खिलाफ था। उसने ऐसा वर्णन अपनी पुस्तक आईने जहांगीर में की है। जहांगीर न केवल अकबर की सुलह एक कुल नीति का अनुसरण किया बल्कि मुरीद बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीर देने का सिलसिला भी उसने जारी रखा। उसने अकबर द्वारा चलाई गई जो सुलह एक कुल की नीति थी उसको उसने लगातार कंटिन्यू जारी रखा। जहांगीर ने अपने दरबार में दीपावली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि हिंदू त्योहार मनाने का रिवाज भी उसने जारी रखा। जहांगीर ने पंजाब में गौ हत्या भी बंद करवा दी थी। जहांगीर के दरबार में नौरोज जो कि एक पारसी त्योहार था उसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का जो रिवाज अकबर ने चलाया था उसको कंटिन्यू रखा। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता था। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था। कभी हमेशा वो ऐसा काम नहीं करता, कभी कभी वो संकीर्ण मानसिकता का भी काम करता था। और इसका शायद वो ये था कि उलेमा भी उनसे नाराज ना हो। जैसे कांगड़ा अभियान की जिहाद की संज्ञा दी और सांड की बलि दी। जब उसने कांगड़ा अभियान चलाया तो उसको उसने जिहाद बताया और सांड की बलि दी।
गुजरात के जैन मंदिरों को बंद कराने का आदेश दिया। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन एवं अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जहांगीर का शेख अहमद सरहिंदी से विरोध था। शेख अहमद सरहिंदी से जहांगीर का विरोध था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का एक जज नियुक्त किया था। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में प्रथम बार रक्षाबंधन के त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर इसको निकाय ए दस्त कहता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम व्यू से कि जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन के त्यौहार मनाया और उसने इसको नाम दिया था निगाह आ दस्त। जहांगीर के समय में कौन कौन से विदेशी यात्री आए उनकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आए विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो आए उनका टाइमिंग पीरियड था 1608 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम का एक पत्र एवं 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। हॉकिंस स्थल मार्ग से मुगल दरबार में गया और 1611 तक मुगल दरबार में रहा। जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किए और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश खान की उपाधि को किसको सम्मानित जहांगीर ने किया था? विलियम हॉकिंस को। उस समय तक जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव था। इस कारण जेम्स प्रथम जहांगीर से कोई भी विशेषाधिकार पाने में असफल रहा। इसके बाद दूसरे जो विदेश यात्री आए उनका नाम था विलियम पिंच, जिनका टाइमिंग था 1608 ईस्वी। यह एकमात्र लेखक है जिसने अपनी यात्रा विवरण जॉर्ज जनरल ने अनारकली और सलीम जहांगीर के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है। इसने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को तत्कालीन विश्व का सबसे ऊंचा और भव्य दरवाजा बताया था। अगले जो यात्री आए जहांगीर के दरबार में वो थे पॉल कैनिंग। टाइमिंग था 1612 ईस्वी। ये भी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूसरा दूत था। इसने भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं कर पाया। तीसरे दूत जो आए जेम्स प्रथम के उनका नाम था विलियम एडवर्ड, जो कि 1615 ईस्वी में आए। ये तीसरा दूत था जेम्स प्रथम का, यद्यपि इसको जहांगीर ने कुछ थोड़ी सी आंशिक छूट दी थी। और सबसे फेमस तो भैया ये हैं सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए और इन्होंने जहांगीर को इतना खुश किया कि जहांगीर ने इनको अनुमति दे दी व्यापार करने के लिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेजों का शासन आ गया। ये लॉयन नामक जहाज से 1615 ईस्वी में भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचे। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर टॉमस रो अपने पादरी एडवर्ड टेरी के साथ मुगल शासक जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में उपस्थित हुआ। उसने नूरजहां, क्योंकि उसे पता था कि नूरजहां की काफ़ी चलती है, तो उसने नूरजहां, उसके भाई आसफ खां और खुर्रम को बहुमूल्य विदेशी उपहार देकर अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार सर टॉमस रो सूरत में अंग्रेजों का व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में पहली बार सफल रहा। सर टॉमस रो ने अपनी यात्रा का विवरण ईस्ट आइलैंड जर्नी के नाम से किया है और यही कहा जाता है कि भारत का गुलामी उसी दिन से प्रारंभ हो गई जब सर टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार करने का अधिकार यानी कि फरमान प्राप्त कर लिया। इसके बाद अगले विदेश यात्री जहांगीर के दरबार में आए, इनका नाम था फ्रांसिस्को पेलसार्ट, जिनका टाइमिंग था 1620 से लेकर 1627 ईस्वी। डच गुमास्ता और पियल देत्रा 1623 से लेकर 1626, ये इटली के यात्री थे जिसने जहांगीर के समय भारत की यात्रा की।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट अब पॉइंट बताते हैं कि जहांगीर के जो दरबार में फेमस था वो था न्याय की जंजीर। जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय का प्रतीक एक सोने की जंजीर को उसने अपने आगरे के किले साहिबुर्ज और यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर न्याय की मांग कर सकता था। उसकी पुस्तक है आईने जहांगीरी। जहांगीर की पुस्तक तुझके जहांगीरी में 12 अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर के बारे में अगर अन्य रोचक तथ्य बताएं तो जहांगीर का काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी माना जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने ओरछा के राजा, ओरछा जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा, किसके द्वारा, वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ओरछा के राजा, ओरछा जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश जिले में है, जो कि झांसी के पास है, और उसी ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। और इसी खुशी में उसने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल का निर्माण ओरछा में इसी खुशी से करवाया था। जहांगीर राजा मान सिंह को, जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक के, को बूढ़ा भेड़िया कहा करता था। क्या कहता था, बूढ़ा भेड़िया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था। जहांगीर यानी सलीम और अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन विलियम फिंच नामक लेखक ने अपनी पुस्तक में किया है। और अगर हम जहांगीर की मृत्यु की बात करें तो कश्मीर से लौटते समय 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। फिर उसे लाहौर के निकट एक बाग में दफनाया गया। बाद में लाहौर में सायदरा नामक स्थान पर नूरजहां ने उसका एक सुंदर स्मारक बनवाया। यानी कि जहांगीर का जो मकबरा है वो इस समय कहाँ पर है, लाहौर में है। कहाँ पर है, लाहौर में। जहांगीर के बाद अगले जो मुगल काल में राजा हुए उनका नाम था शाहजहां। कब बैठे ये, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। असली नाम यानी कि मूल नाम था इनका खुर्रम। पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। जन्म कहाँ हुआ इनका, लाहौर में। माता कौन थी, जगता गोसाई, जोधाबाई या भानुमती। राज्यारोहण कब हुआ इनका, 24 फरवरी 1628 को। राज्यारोहण के बारे में समझते हैं। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। शाहजहां का ससुर आसफ खां एवं दीवान अबुल हसन ने खुसरो के लड़के दावर बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया। शाहजहां ने दावर बख्श की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था और दावर बख्श को बली का बकरा कहा जाता है। दावर बख्श को बली का बकरा कहा जाता है। इसने क्या किया था, खुसरो के लड़के को, खुसरे समझते हो, जिसने विद्रोह किया था जहांगीर के, जो कि जहांगीर का लड़का था, उसके लड़के दावर बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया था और बाद में शाहजहां ने दावर बख्श की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। अगर हम शाहजहां के विवाह की बात करें तो शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुन बानो बेगम से हुआ था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और इसे ने पुरानी दिल्ली में लाल किला, जिसे किला ए मुबारक बनवाया, और इसी किले में उसने दीवाने आम और दीवाने खास की स्थापना की थी। और शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण कर ली थी। आगरा से उसने क्या बना ली थी, दिल्ली। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया
बाद में गोलकुंडा के शासक कुतुब ने मुगलों से संधि कर ली। गोलकुंडा के बाद बीजापुर को भी संधि करने के लिए शाहजहां ने विवश कर दिया। इस प्रकार शाहजहां ने दक्षिण भारत में अपने पुनः खोए हुए राज्यों को प्राप्त कर लिया। शाहजहां के काल में कंधार, जो कि अफगानिस्तान में है इस समय, अंतिम रूप से मुगलों से छिन गया था, जिसे बाद में उसने प्राप्त नहीं कर पाया। शाहजहां के काल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आए पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो कि एक इतालवी यात्री था, इसने 1630 से लेकर 1632 ईस्वी में शाहजहां के काल में पड़े भीषण अकाल का वर्णन किया है। अगले जो यात्री आए उनका नाम था जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर। इनका टाइमिंग पीरियड था 1638 से लेकर 1666। ये एक फ्रांसी यात्री थे जिसने 1638 से लेकर 1666 तक भारत की 6 बार यात्रा की। पेशे से ये जोहरी थे। इसने अपनी यात्रा का विवरण ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया है। अगले जो यात्री हुए उनका नाम था मैनडेसलो का टाइमिंग पीरियड था 1638 ईस्वी, जो कि एक जर्मन यात्री था। शाहजहां के काल में थोड़े समय के लिए भारत आया था। अगला विदेश यात्री जो शाहजहां के टाइम में आए उनका नाम था निकालो मनुची, जिनका टाइम पीरियड था 1653 से लेकर 1708 ईस्वी, जो कि एक इटालवी नागरिक था। मानुची के यात्रा विवरण का नाम स्टोरियो द मोगोर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पुस्तक का नाम याद रखिए। मानुची के यात्रा विवरण का नाम स्टोरियो द मोगोर है, जिसे 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। निकोलो मानुची जो कि दारा सकोई की सेना में तोपची था। बाद में इसने शाह आलम, राजा जयसिंह और कीरा सिंह की सेवा में भी काम किया और बाद में यह चिकित्सक भी बन गया था, डॉक्टर भी बन गया था। देखिए, तोपची से डायरेक्ट डॉक्टर बन गया ये तो। अगले अगर हम नेक्स्ट विदेश यात्री की बात करें तो इनका नाम था फ्रांसिस बॉर्नियर फ्रांसीसी, जो कि एक डॉक्टर था। जो टाइमिंग पीरियड थी इनकी 1656 से लेकर 1717 ईस्वी। यह औरंगजेब की हार के बाद जब दारा को राजधानी की सड़कों पर घुमाया जा रहा था, तब बॉर्नियर इस घटना का साक्षी था। बॉर्नियर ने तत्कालीन बनारस की तुलना एथेंस से की थी। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय बॉर्नियर उसके साथ था। बॉर्नियर की मृत्यु भी भारत के मद्रास में हुई थी। अब देखते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां की धार्मिक नीति क्या क्या थी उसके बारे में समझते हैं। शाहजहां ने सिजदा और पायपोस प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसमें घुटनों के बल बैठकर राजा के पैर चूमने होते थे और राजा को देवतुल्य के समान समझा जाता था। शाहजहां ने चहार तस्लीम प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाहजहां ने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। शाहजहां ने इलाही सम्मत को समाप्त कर हिजरी सम्मत चलवाया था। हिजरी सम्मत जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म से चलता है। हिंदुओं पर तीर्थ कर लगाया गया। बाद में काशी के कविंद्राचार्य की प्रार्थना पर तीर्थ यात्रा को समाप्त भी कर दिया था शाहजहां ने। खंबात में गोवध निषेध कर दिया था। खंबात में कोई भी गाय पर हत्या नहीं कर सकता था। अहमदाबाद के चिंतावड़ी मंदिर का इसने जीर्णोद्धार करवाया था। झरोका दर्शन, तुलादान एवं हिंदुओं राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को इसने बंद नहीं किया था। शाहजहां ने नए मंदिर बनवाने पर रोक लगा दी एवं निर्माणाधीन मंदिर को भी तुड़वा दिया था। आगरा में इसने एक गिरजाघर को भी तुड़वाया था। हिंदू लड़का एवं मुस्लिम लड़की की शादी पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखिएंगे कि शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए कौन कौन इसके पुत्र थे और कैसे युद्ध हुआ। शाहजहां के भाई 4 पुत्र थे। एक तो दारा सिकोई, शाह जहां, औरंगजेब और मुराद बख्श।
शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे अन्य पुत्रों ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां नहीं, शाहजहां, ध्यान रखिए, शाहजहां ने बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया एवं मुराद ने गुजरात में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। औरंगजेब ने मुराद से समझौता कर अंत में औरंगजेब की ही विजय हुई थी। पहला जो युद्ध लड़ा गया उत्तराधिकार का वो था बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके साथ हुआ? शाहजहां, दूसरा जो इसका पुत्र था, और शाही सेना के मध्य, जिसमें शाही सेना जीत गई। उत्तराधिकार के लिए दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध हुआ, जिसका टाइमिंग पीरियड था 15 अप्रैल से लेकर 1658 ईस्वी तक। इसमें शाही सेना थी और दूसरी तरफ थे औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना, और इसमें ये जीत गए और शाही सेना हार गई थी। अगला युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए, वो था सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था। किसके साथ हुआ? दारा शिकोह की तरफ थी शाही सेना एवं औरंगजेब एवं मुराद बख्श की संयुक्त सेना, इनके बीच में हुआ था। दारा शिकोह की शाही सेना, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना, जिसमें दारा शिकोह हार गया था और औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना जीत गई थी। अगला उत्तराधिकार का युद्ध हुआ खजुआ का युद्ध, जो कि 5 जनवरी 1659 में ईस्वी में लड़ा गया। इसमें एक तरफ था औरंगजेब और दूसरी तरफ उसका भाई था शाहजहां, जिसमें शाहजुजा जो था के बीच हुआ। इसमें औरंगजेब और किसके साथ हुआ था? शुजा, जिसमें शुजा हारकर अराकन चला गया था। इसमें शुजा जो है वो हार गया था। अगला जो युद्ध हुआ वो था देवराय का युद्ध, जो कि अप्रैल 1659 में लड़ा गया। इसमें एक तरफ थे दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ था। दारा को इसमें बंदी बना लिया गया और मार डाला गया और दिल्ली में घुमाया, बाद में हुमायूं के मकबरे में से दफना दिया, और यही उत्तराधिकार का युद्ध था, क्योंकि इसमें देवराय के जो अंतिम युद्ध में औरंगजेब जीत गया था। औरंगजेब क्या हो गया था? विनर हो गया था, जीत गया था। अब देखिए, ये समझते हैं कि शाहजहां के समय कौन कौन से विद्रोह हुए। सबसे पहले शाहजहां के समय में जो विद्रोह हुआ वो था बुंदेलखंड का विद्रोह। टाइमिंग था 1628 से लेकर 1635 ईस्वी। शाहजहां के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह था, जिसने विद्रोह कर दिया था, लेकिन 1629 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन 1635 में उसने मुगलों के मित्र राज्य गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को भेजा, और इस प्रकार उसने अपने बुंदेलखंड पर विजय पूरी कर ली। दूसरा शाहजहां के टाइम जो युद्ध हुआ वो था खान जहां लोधी का विद्रोह। टाइमिंग था 1628 से लेकर 1631 ईस्वी। दक्षिण के सूबेदार खान जहां लोधी ने 1628 में विद्रोह कर दिया दक्षिण भारत में। तब 1631 में बांदा जिले में खान जहां की हत्या माधव सिंह के द्वारा कर दी गई और इसका सर काट के शाहजहां के पास भेज दिया गया। अगला जो पॉइंट है